आज हम एशिया ही पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने एशिया का फिजिकल पढ़ा था, आज भी फिजिकल में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो है एशिया की नदियां, ये मेन टारगेट है, और एशिया की झीलें, ये दूसरा मेन टारगेट है। कल हमने पर्वत और पठार को देखा था, साथ ही साथ जो एशिया के प्रमुख मरुस्थल हैं उनको भी शॉर्टकट में उनका लोकेशन देखा था। आज की क्लास में थोड़ी सी एक तब्दीली ये है कि आज हम पहले जापान को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एशिया का कंट्री है जापान, भारत का एक अच्छा मित्र है, और उसके बाद हम एशिया में कुछ पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और फोकस करिएगा मेरी बातों पे। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी आवाज ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर एज एवरीथिंग, ठीक है। साउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चीजों में आपके भैया उतने निपुण नहीं है, यानी मैं निपुण नहीं हूं, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा उतार चढ़ाव, तो उसको मैनेज कीजिएगा। चलिए, उस पे साउंड पे फोकस कीजिएगा। जापान जो है, इसका प्राचीन नाम था निप्पन। ध्यान से सुनते जाइएगा, जिनको जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, और जिनको नहीं जानकारी है वो अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। प्राचीन नाम जापान का निप्पन था, निप्पन। जापान का प्राचीन नाम निप्पन था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसे सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं, क्योंकि पूरब में स्थित है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश भी कहते हैं। आज जापान दुनिया के विकसित देश में शामिल है, लेकिन पहले जापान एक गरीब देश था, एक आइसोलेटेड कंट्री था। आइसोलेटेड कंट्री के लिए हिंदी में एक शब्द आता है कूप मांडुक। कूप माने कुआं, मांडुक माने मेढक। कूप मांडुक देश था, कूप मांडुक राष्ट्र था जापान पहले। तो ऐसा क्या हुआ जापान के साथ कि ये कूप मांडुक राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र में परिणत हो गया? जापान के साथ ऐसा क्या हुआ? जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पन। और जापान में पहले राजतंत्रीय व्यवस्था थी, प्योर राजतंत्र था, और अभी भी उसी तरीके का सिस्टम है। अभी भी संवैधानिक जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। तो राजतंत्र था, और जापान के जो सम्राट थे, जापान के सम्राट कहलाते थे मिकार्डो। जापान के सम्राट को क्या कहा जाता था? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जापान के सम्राट को मिकार्डो कहा जाता था, मिकार्डो। और सम्राट की रक्षा के लिए एक सैनिकों की टीम होती थी, जो जापान की शाही सेना होती थी उसको लीड करती थी। जैसे आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी देखा होगा, तो उसमें कटप्पा और उसके जो फौज थी, कटप्पा टाइप, वैसे ही जापान में सम्राट की रक्षा के लिए एक शाही सेना होती थी, और उस शाही सेना को समुराई कहा जाता था। आप एक मूवी देखने वाले जो लोग हैं, जो लोग मूवी हॉलीवुड पसंद करते हैं, तो लास्ट समुराई नाम का एक मूवी देखा होगा आपने। ये समुराई जो होते थे, ये योद्धा होते थे, ये वॉरियर होते थे। एक ऐसे वॉरियर, एक ऐसा योद्धा जो बिल्कुल कटप्पा टाइप होता था, कि अपनी जान दे के भी सम्राट की रक्षा कर सके, ऐसा योद्धा होता था। और एक महान तलवारबाज होते थे ये, ठीक है। तलवारबाजी में, यानी पारंपरिक हथियार चलाने में ये महान होते थे, निपुण होते थे समुराई, ठीक है। सम्राट जो बनते थे, मिकार्डो जो बनता था, मिकार्डो एक खास कम्युनिटी से आता था, यानी उसको कहा जाता था, आप जैसे यूरोपियन या एशियन इतिहास में जिसको आप सामंत कहते हैं। यूरोप में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, एक टर्म सुना होगा, फ्यूडल, सामंत।
सामंतों से मिलता जुलता एक कम्युनिटी, एक सोशल ग्रुप था जिसको कहा जाता था वहां पे शोगुन, SHOGUN, शोगुन। ठीक है, शोगुन होता था, इंग्लिश में भी शोगुन ही कहा जाता था। तो शोगुन जो थे, इट मीन्स फ्यूडल, सामंत, इनके कई वंश थे, कई कुल थे, कई डायनेस्टी थे। और इसी डायनेस्टी में से जो डायनेस्टी पावरफुल होता था वो जापान का राजा बनता था, सम्राट बनता था। तो सबसे ज्यादा जो ताकतवर डायनेस्टी था उसका नाम था तोकुगावा। तोकुगावा, तोकुगावा डायनेस्टी सबसे ज्यादा ताकतवर डायनेस्टी था और बड़ा अन्यायी अत्याचारी डायनेस्टी था, बिल्कुल दुर्योधन वाली फीलिंग देने वाला डायनेस्टी था तोकुगावा शोगुन डायनेस्टी। और एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था मेइजी डायनेस्टी। ये लोग इसको बहुत पसंद करते थे, पहले इसी के शासक हुआ करते थे मेइजी। मेइजी को जापान के लोग बहुत पसंद करते थे और तोकुगावा को बहुत कम लोग पसंद करते थे। छोटी छोटी और भी कई सारी डायनेस्टियां थी, लेकिन तोकुगावा और मेइजी का नाम इतिहास में ज्यादा चर्चित है, जापान के इतिहास में। कुल मिलाकर के ये कहानी जो मैं जापान की बता रहा हूं, ये प्राचीन जापान की कहानी है। और प्राचीन जापान के लोग जो थे वे किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर वर्शिप करते थे। ठीक है, और प्रकृति की पूजा यानी बिल्कुल जो आपका सनातन हिंदू धर्म है, जैसे गणपति बजरंगबली टाइप, वैसे ही वो प्रकृति की पूजा करते थे। और जो उनका धर्म था जापान का, बौद्ध धर्म नहीं था। उस समय जापान का धर्म शिंतो धर्म था। तो जापान का प्राचीन नाम निप्पन था और जापान का प्राचीन धर्म शिंतो रिलीजन था। और शिंतो रिलीजन जो था ये नेचर वर्शिप रिलीजन था। इसमें सन की वर्शिप करते थे, वो मून की वर्शिप करते थे, ओशियन की वर्शिप करते थे। तो ये सारा जो इनका सिस्टम था आपको सब समझते जाना है कि शिंतो रिलीजन था। और शासन जब मेइजी का था जनता खुश थी, जब तोकुगावा सामंत का शासन आया, तोकुगावा शोगुन का शासन आया, तो इसका शासन अन्यायपूर्ण था और इसने ही जापान को आइसोलेटेड बना दिया था, कूप मांडुक बना दिया था। ठीक है, आइसोलेटेड कंट्री में कन्वर्ट किया था तोकुगावा ने। फिर एक घटना घटी और वो घटना कब घटी? 1853 में। तो जो होनी होता है वही होके रहता है, चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। तोकुगावा के सामंतों ने लाख कोशिश करी कि कोई बाहरी जापान में ना घुसे और कोई जापानी बाहर ना जाए। लेकिन 1853 में एक भटकता हुआ यात्री जहाजी सेनापति था वो, और मतलब योद्धा था, वॉरियर था। उसका नाम था कमोडोर। कमोडोर उनको बोलते हैं जो नौसेना में अधिकारी होते हैं, और उसका पूरा नाम था मैथ्यू पेरी नाम था, यानी प्यार से आप उसको पेरी पुकार सकते हैं। कमोडोर मैथ्यू पेरी अमेरिकी नाविक था, यूएस था, यूएस नाविक था और एक योद्धा था। ये अपनी पूरी बटालियन के साथ जापान में घुसने की कोशिश की इसने। और कमोडोर मैथ्यू पेरी चूंकि वॉरियर था और बारूद से परिचित था, उसको बारूद का ज्ञान था और बारूद से युग लैस उसके पास हथियार थे। अब बारूद की मदद से जब कमोडोर ने हमला किया जापान पे, तो जो तोकुगावा की सेना थी, तोकुगावा शोगुन की जो फौज थी, ठीक है, तोकुगावा की जो सेना थी, ये सेना उतनी पावरफुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे, ट्रेडिशनल वेपन्स थे। और ट्रेडिशनल वेपन्स के कारण तोकुगावा में इतनी पावर नहीं थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, तोकुगावा के पास पारंपरिक सेना थी, पारंपरिक हथियार थे उसके पास। ठीक है, तो वेपन्स भी ट्रेडिशनल थे, तलवार भाला फरसा उनके पास था।
तो जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे उसकी मदद से बारूद वाले वेपन्स का सामना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आप पॉसिबल नहीं है कि उधर से कोई बम मार रहा है और इधर से आप तलवार चला के जीत लेंगे, ठीक है। कोई बंदूक से गोली चला रहा है तो आपका तलवार कितना रोकेंगे आप, यदि चारों तरफ से गोलियां चल रहा। तो तोकुगावा की सेना जो थी, जिसको जापान की शाही सेना बोलते हैं, शाही सेना नाकाम रही किसको रोकने में, शाही सेना नाकाम रही रोकने में, किनको रोकने में, इनको यानी कमोडोर मैथ्यू पेरी को। एक सेकेंड का समय लेंगे, एक हमारे अतिथि हैं मेरे पास, तो उनसे थोड़ा सा, एक मिनट बस। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, माफी चाहेंगे। तो हम डिस्कस आपसे कर रहे थे जापान को। आप कहेंगे सर ज्योग्राफी की क्लास है, जापान इतना बेहतर क्यों बता रहे हैं। देखिए, नॉलेज इज नॉलेज, इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट जितना क्रिस्टल क्लियर होगा चीजें उतनी समझ में आएंगी। दुनिया के 5 देशों को हर बच्चे को पढ़ के रखना चाहिए, 5 देश का इतिहास। जापान, चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। जापान, चीन, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। एक और देश जोड़ लेना चाहिए, यूएस। कैसे बना? यदि इन 6 देशों की हिस्ट्री ठीक से माइंड में सेट हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका आंसर का क्वालिटी होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप बेहतर बना पाएंगे, और आपकी समझ हिस्ट्री की भी उतनी अच्छी हो जाएगी, और ज्योग्राफी भी समझ में आएगा ही आएगा। ज्योग्राफी तो खैर अपनी जगह है। तो मैं अब तक आपको जो बता रहा था, आप एक जगह किसी किताब में पाएंगे नहीं, अलग अलग किताबों से जोड़ तगड़ के ये कहानी है आपके सामने। जापान, जिसको निप्पन कहा जाता था प्राचीन काल में, जापान जिसको सूर्योदय का देश कहते हैं, पहले एक आइसोलेटेड कंट्री था, ठीक है। और यहाँ डेमोक्रेसी नहीं था, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था, एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब एक तरह से निरंकुश राजतंत्र कह सकते हैं। और वहां पे जो मोनार्की सिस्टम था, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम या निरंकुश राजतंत्र था, राजा को मिकाडो कहा जाता था। सम्राट जो था उसको मिकाडो। शाही सेना जो थी वो मिकाडो के अंडर होती थी। और मिकाडो की एक पर्सनल सेना होती थी जिसको समुराई कहा जाता था, वॉरियर। ये योद्धा होते थे जो राजा की रक्षा करते थे, अच्छे तलवारबाज होते थे। प्राचीन जापान के लोग जो थे नेचर वर्शिप करने वाले थे, प्रकृति के पुजारी थे। और प्राचीन जापान का धर्म जो था शिंतो धर्म था। तोकुगावा का शासन जो था उसने बहुत ही क्रूर तरीके से जापानियों पर शासन किया था, और आइसोलेट करके रखता था जापानियों को। मतलब ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। जापान क्लोज्ड कंट्री था, दरवाजे खिड़कियां बंद थी। 1853 में एक्सीडेंटली पहुंचा कमोडोर मैथ्यू पेरी। एक्सीडेंटली मैं क्यों कह रहा हूं, ये चीन आना चाहते थे, चीन से व्यापार करना चाहते थे, तो इनको लगा कि डायरेक्ट चीन जाने से अच्छा है कि जो नजदीकी द्वीप है, आइलैंड है, इसको अपना एक बेस बना लूं, यहां से हम चीन पे टारगेट कर सकते हैं। तो जब वो जापान में एंटर करने की कोशिश की, जापान में, तो विदेशियों का तो एंटर आना मना था और जापानियों का बाहर जाना मना था। और ऐसे में जब ये गोला बारूद बम की मदद से घुस गया अंदर, तो शाही सेना जो थी ट्रेडिशनल होने के कारण इसका सामना नहीं कर पाई, हार गई। हार गई तो तोकुगावा के लिए ये खतरा हो गया। जनता बड़ी खुश हुई। जनता इसलिए खुश हुई जापान की क्योंकि उसके नजर में तोकुगावा विलन था, और जनता ने पेरी का साथ दिया, कमोडोर मैथ्यू पेरी का साथ दिया जनता ने। और पेरी ने क्या किया, जो जापानी जनता पेरी के साथ आए उनको
बारूद बनाना सिखाया, गोला बारूद, हथियार, इन सबों से लैस करके एक अलग फौज में तब्दील कर दिया। ठीक है, बारूद, गोला, हथियार इनसे लैस कर दिया। और जनता चाहती थी किसको? मेइजी वंश को। जनता चाहती थी कि मेइजी वंश के जो शोगुन हैं, ठीक है, वो शोगुन जापान पे राज करे। मेइजी डायनेस्टी के जो शोगुन हैं, फ्यूडल हैं, वो जापान पे राज करे, ऐसा जनता चाहती थी। पेरी ने जनता की इच्छा के अनुसार पेरी ने मेइजी राजवंश से कंसल्ट किया और 1853 से जो षड्यंत्र शुरू हुआ तोकुगावा के खिलाफ, 1867 तक आते आते वो षड्यंत्र सक्सेसफुल हो गया। 1867 में जापान में तख्ता पलट हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया और पेरी की मदद से, जनता की मदद से मेइजी रेस्टोरेशन की घटना घटी। मेइजी रेस्टोरेशन की घटना घटी जापान में, जो जापान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। मेइजी रेस्टोरेशन, मेइजी पुनर्स्थापना, और तोकुगावा का सफाया हो गया। आप कहेंगे आज सर को हो क्या गया है, पता लग चल रहा है कि हिस्ट्री में आगे लगता है, गलत क्लास ले रहे। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी की क्लास है। दरअसल ये इम्पैक्ट है उस नोटिफिकेशन का, जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने आज दिया और कहा कि मैं 23 तारीख के एग्जाम को पोस्टपोन करता हूं और अगली तारीख बाद में आएगी। अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी तारीख आएगी, तो ये बीपीएससी कौन सी तारीख देगी, इसके कारण ये मैं आज एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। लेकिन ना तो अपनी धार मंद होने देना पीटी का, पीटी की धार भी तेज रखना कि वो कभी भी एग्जाम ले तो बिल्कुल तुम तैयार रहना कि आज ले लो तो आज दे दें, ऐसा तैयार करना। पीटी को स्लो मत करना। और हाँ, मुख्य परीक्षा पर भी अब थोड़ा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करना। एनालिटिकल मतलब होता है ना, एक रेडीमेड होता है क्रैश कोर्स, वैसा ना करके एक फुल कोर्स माइंड डेवलप करना है। तो 1867 का वो दिन, जिस दिन तख्ता पलट हुआ जापान का, वो दिन था और आज का दिन है। जापान ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जो जापान जापान बन पाया, आधुनिक राष्ट्र बन पाया, एशिया का एकमात्र विकसित देश बन पाया, जिसने अमेरिका को भी मतलब धूल चटा दिया, वहां के भी 84 बैटलशिप्स उड़ा दिए, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया, रूस को भी हराया, तो वो ताकतवर जापान इस दिन के कारण ही बन पाया, मेइजी रेस्टोरेशन। जब मेइजी वंश आया, मेइजी वंश आया तो जापान अब कूप मांडुक नहीं रहा। जापान के सभी दरवाजे खोल दिए गए, किसके लिए? आने के लिए भी और जाने के लिए भी। यानी अब जापान जो है, यहां विदेशी आ भी सकते थे और जापानी विदेश जा भी सकते थे। आइसोलेशन खत्म हो गया। ओपन तरीके से जापान ने स्वागत किया, किसका? स्पेशली यूरोपियनों का स्वागत किया और सारे यूरोपियंस को अपने देश को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करने दिया। अब जब यूरोपियन आए, देखो संगति बहुत बड़ी चीज होती है, नेतृत्व बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुम्हारा नेतृत्व करने वाला कौन है। यदि नेतृत्व करने वाला ही गिदर है तो फौज में चाहे शेर क्यों ना हो, उसकी हार सुनिश्चित है। और नेतृत्व करने वाला यदि शेर है तो फौज चाहे गीदरों की क्यों ना हो, जीत सुनिश्चित है। नेतृत्व कर रहे थे, इनको गाइड कर रहा था मेइजी को कौन? यूरोपियंस। और यूरोपियंस एक्सप्लोरेशन ज्यादा मिला था, यूरोपियन को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा मिला था दुनिया को, ये पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे। और 1853 तक आते आते यूरोपियंस जो है पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर चुके थे। क्यों? क्योंकि 1492 से ही शुरू, 1453 कहिए, 1453 से ही शुरू हो चुका था क्या? भौगोलिक खोज। तो इन 400 सालों में भौगोलिक खोज के साथ साथ यूरोपियन देशों के पास बहुत सारे सूचनाएं, अनुभव, ज्ञान, तकनीक आ गए थे। और वो सारी तकनीकें
पश्चिमीकरण वाला जो वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा जापानियों को मुफ्त में मिला। ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो वेस्टर्नाइजेशन है, यानी पाश्चात्यकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण जापानियों का जम के हुआ। नतीजा ये था कि 1853 में पेरी आया, 1867 में रेस्टोरेशन ऑफ मेइजी हुआ, और 1893 तक आते आते जापान इतना ज्यादा भचभच करने लगा, इतना अपने आप को, इसका कॉन्फिडेंस इतना ब्यूस्टअप हो गया, कॉन्फिडेंस ब्यूस्टअप हो गया इतना ज्यादा यूरोपियनों की संगति में रह के, कि जो देश कभी कुएं का मेढक था अब उसको गुदगुदी होने लगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अब कैप्चर करना चाहिए चीन को, हमें कैप्चर करना चाहिए कोरिया को। और 1893 में उसने कोरिया प्रायद्वीप जो थी ना, कोरिया प्रायद्वीप, पूरे प्रायद्वीप पे हमला कर दिया और कोरिया जीत लिया, दोनों कोरिया को। चीन के साथ 1895 में 1895 में सिमोनेस्क की संधि की, और इस सिमोनेस्क की संधि के तहत चीन को झुकना पड़ा और जापान की सारी शर्तें माननी पड़ी, और चीन ने यह मान लिया ठीक है भैया कोरिया तुम्हारा, और भी जो क्षेत्र, 2-3 क्षेत्र, कैंटन बंदरगाह और कई सारी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जापान ने। और अब जापान को लगने लगा कि ये पूरा चीन का जो खरबूजा है इस पे हम ही कब्जा करें क्योंकि हम पड़ोसी हैं। 1904-5 में 1904-5 में जापान ने रूस के साथ युद्ध कर लिया। पूरी दुनिया को लगा कि रूस मसल के रख देगा, लेकिन गजब का कमाल हुआ। 1904-5 के युद्ध में, ठीक है, मंचूरिया नामक प्लेटू के रीजन को लेकर के जापान और रूस में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में 100% विजयी हो गया फिर से जापान। ये दुनिया में जापान की कॉन्फिडेंस को 7वें नहीं 14वें 20वें 21वें आसमान पे पहुंचा दिया। विश्व में सबसे बड़े देश को हराया, ठीक है, सबसे बड़े देश को हरा दिया ये। तो इससे इसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, इसको लगने लगा कि जापान अजेय है, जापानियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 1904-5 के युद्ध में रूस को हरा दिया, यह जापान की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जब जापान ने रूस को हराया 4-5 के युद्ध में, तो एक इंटरनेशनल मैच चल रहा था 1914 में, 1914 से लेके 1918 के बीच 1418 में एक वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। अब ऐसा प्लेयर जो अपने को अजेय समझता हो वो प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शामिल हुआ, लेकिन किसकी तरफ से? जिसको जीतने की लत लग जाती है वो हारने वालों के साथ नहीं जाते, वो जीतने वालों का ही हाथ थामते हैं। जापान को लगा कि जो ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, जो यूएसए है, यही लोग तो हमारे यहाँ इन्हीं का उठना बैठना है। जापानियों को मॉडर्न, किसकी संगति के कारण जापानी मॉडर्न बने? यूरोपियन। पेरी कौन था? अमेरिकी था, और भी कई सारे फ्रांसीसी, अंग्रेज, ब्रिटिश, ये सब लोग जो थे यही तो फ्रेंड थे जापान के। तो क्या किया जापान? जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में इन्हीं का साथ लिया, क्योंकि अभी वो नया नया युद्ध में था, नया नया प्लेयर था, तो सोचा जीतने वालों के साथ रहेंगे और जीतेंगे तो ज्यादा धन कमाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका वाला गैंग ज्वाइन किया। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग जीत तो गए, बट जापान को वो सम्मान नहीं दिया जैसा इन्होंने बंदरबाट किया जीतने के बाद क्षेत्रों को। जापान को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, और जापान को चाहिए था फुल रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे आजकल टमाटर को सेब के बराबर रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा है टमाटर, तो वैसे ही जापान जो टमाटर था इसको चाहिए था सेब की तरह फुल रिस्पेक्ट, फुल इज्जत इन लोगों की तरह, और इन लोगों ने इसको दिया नहीं इज्जत। तो जो दूसरा वर्ल्ड कप हुआ
मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1939 से लेके 45 वाला, इसमें इसको लगा कि हम ही चिबावा हैं, अब हम ही शेर हैं, कालीन भैया कुछ नहीं है। अब इन्हें कालीन भैया को निपटाने की ही कोशिश करी। जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में जिस कालीन भैया का कट्टा लेके ये चलाया करते थे, उसी कालीन भैया पे टारगेट कर दिए, जिसका नाम था यूएस। इसको लगा कि कालीन भैया छोड़ के और कोनो नहीं है जो हमको इज्जत ना देगा, ये जब तक पावर में रहेंगे हमको फुल इज्जत नहीं मिलेगा। तो जापान उसी को निपटाने पे तुल गया। आपने सुना होगा कि 2 अगस्त का नहीं, 2 दिसंबर का टाइम था, 2 दिसंबर 1941 था, ठीक है। रात को अंधेरे में धोखे से कालीन भैया का एक हार्बर था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, यूएस का एक बंदरगाह था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर रात के अंधेरे में 3 बजे सब गहरा नींद में सोता है, और 3 बजे रात को ही, 3 से 4 बजे रात को पूरा बंदरगाह तबाह कर दिया। और ये पर्ल हार्बर अमेरिका की क्या थी, सबसे बड़ी ताकत थी। 84 बैटलशिप्स थे वहां पे, 84 बैटलशिप्स थे, युद्धपोत। और सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर जो अमेरिका था, इसी 84 बैटलशिप्स के कारण था। तो जापान को लगा कि यदि एशिया वासियों के लिए, यानी हमारे लिए सुरक्षित है, तो हमें एक ऐसी नीति अपनानी होगी जिसमें हमको किसी को बाप मानने की जरूरत नहीं है। जापान का एक सेनापति था, उसका नाम था ओकाबुरा। उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक नारा दिया, क्या, सबको मारो, सबको फूको और सबको बर्बाद करो। ये जो ओकाबुरा का नारा था। और ओकाबुरा का ये भी स्लोगन था, क्या, एशिया वासियों के लिए, अर्थात जापानियों के लिए सुरक्षित है। वो चाहता था पूरा एशिया जीत के उसको जापान घोषित कर दिया जाए। तो ओकाबुरा बहुत महत्वाकांक्षी था, उसी का ये डिसीजन था। उसने पर्ल हार्बर को रात में तबाह किया, 84 के 84 बैटलशिप्स को उड़ा डाला। बंदरगाह पे जो आम सिविलियंस थे, उन सिविलियंस में भी लाखों सिविलियंस को मार डाला, ऊपर से मिसाइल दाग दाग के। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट विकलांग थे, वो बेचारे दिव्यांग थे, उनका कमर से नीचे काम नहीं करता था। नाम था एफ.डी. रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। कहा जाता है कि वो अपने व्हील चेयर से खड़े होकर चिल्लाए, रोए, चीखे। अमेरिका अपने एक एक सिटीजन्स को बहुत कीमती मानता है, अनमोल। एक सिटीजन के लिए यदि उसको युद्ध करना पड़ जाए तो वो अपनी सेना भेज दे। लाखों सिटीजन मार डाले जापान ने, तो क्या करता अमेरिका? अमेरिका ने कोशिश की, जवाबी कार्रवाई की, लेकिन प्रशांत महासागर की तरफ से एक जेट स्ट्रीम आती थी जो पश्चिम से पूरब की तरफ आती थी। उसने अमेरिका के जहाज को इधर बढ़ने नहीं दिया ठीक से जापान तक, इसलिए वो नहीं ले सका बदला। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स उस जेट स्ट्रीम पवन को पार नहीं कर पाई, प्रशांत महासागर को पार नहीं कर पाई। अब क्या करे अमेरिका? मारने के लिए छटपटा रहा था, बदले की भावना से जल रहा था। देन अमेरिका चीन में आकर के अपना एक बेस कैंप बनाया, और चीन के बेस कैंप से फिर उसने एटम बम, लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 एटम बम 6 अगस्त और 9 अगस्त 45 को नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा के जापान को पहले कई बार चुनौती दिया, मतलब चेतावनी दिया था। ऐसा नहीं कि पूर्व चेतावनी नहीं दिया था कि तुम सरेंडर कर दो, तुम हद से ज्यादा गुजर रहे हो, तुम बिना शर्त सरेंडर करो और मेरे सारे शर्तों को पूरा करो। बट जापान कहाँ मानने वाला था, वो कुछ नहीं किया सरेंडर। नतीजा ये हुआ कि जापान पर एटम बम गिरा, और उस एटम बम ने एक दूसरा सूरज पैदा कर दिया, और पल भर में, सेकेंडों में, 10 सेकेंड में पूरा हिरोशिमा और नागासाकी धूल से भर गया। धूल ही धूल था, डस्ट ही डस्ट, राख ही राख, पत्थर तक पाउडर में कन्वर्ट हो गया। वहां 2 बच्चा छोड़ के कोई नहीं मर बचा उस पार्टिकुलर रीजन में, और दूर दूर में भी जो लोग थे वो सब भी विकलांग हो गए, सब रेडिएशन के शिकार हो गए। आज भी उस रीजन में कुछ नहीं उगता है जहां वो बम फटा था, जमीन बंजर है, इंसान रोगी है वहां पे जो बच गए बाद में, जो दूर दूर में जो बचे। तो ये थी जापान की कहानी, जीरो से हीरो बनने की कहानी, ठीक है। भले ही 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा के अमेरिका ने जापान को तहस नहस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी जापान एक ताकतवर,
बहुत ताकतवर देश के रूप में एस्टैब्लिश है, और जो जनता है, जापान के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा, उसमें देशभक्ति बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी है। आइए अब थोड़ा भूगोल देख लें जापान का। जापान शुरू होता है, यहां से आप थोड़ा डायग्राम भी बनाइएगा। जापान शुरू होता है ओखोत्स्क सागर से। याद है आपको ओखोत्स्क सागर? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, हम अभी याद दिला देंगे कहां था ओखोत्स्क सागर। उत्तर में जापान के ओखोत्स्क सागर है, और दक्षिण में जापान के पूर्वी चीन सागर है। पूर्वी चीन सागर है, और इधर यानी कि पूरब में वही प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में इस तरफ जापान सागर है, और इसके बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। कुल मिला के 3900 द्वीप हैं जापान में। कुल मिला के 3900 छोटे बड़े द्वीप हैं, 3900 द्वीप हैं जी। उसी जापान में, जिस जापान की आप कहानी सुन रहे थे, उसी जापान में 3900 द्वीप हैं, 3900 आइलैंड हैं। अब इन द्वीपों में कुछ बड़े आकार के द्वीप हैं, ठीक है। वो जो हम बताए थे ना, जापान को प्राचीन भाषा में, प्राचीन काल में निप्पॉन कहा जाता था। निप्पॉन, निप्पॉन का मतलब मीनिंग ही होता है सूर्योदय का देश, वो उसका लिटरल मीनिंग है। वो जापानी भाषा में निप्पॉन और हिंदी भाषा में सूर्योदय का देश। अब इसके आइलैंड्स को देख लीजिए। सबसे ऊपर जो द्वीप है वो है होक्काइडो द्वीप। इस आकार का द्वीप है सबसे उत्तर में, ऐसा होक्काइडो। देखने में लगेगा कि होक्काइडो ही सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है सर। होक्काइडो दूसरे नंबर पे है। सबसे उत्तर में होक्काइडो है, और होक्काइडो के अलावा छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। बड़े द्वीपों में कौन सा द्वीप है? होक्काइडो, ठीक है। होक्काइडो सबसे एक नंबर पे है बड़े द्वीपों में। नंबर 1 जो है वो है होक्काइडो। सिर्फ बड़े द्वीपों को ही देखना है। होक्काइडो सबसे इस साइड है। इसके बाद जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, आकार में सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु नाम है। क्या नाम है? होन्शु। होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है होन्शु। होन्शु के ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? होन्शु। होक्काइडो सबसे बड़ा नहीं है, होन्शु सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। इसके बाद तीसरा द्वीप है होक्काइडो। होन्शु के बाद नंबर 3 तीसरा द्वीप है। तीसरे द्वीप का नाम है शिकोकू, ठीक है। शिकोकू। होन्शु के ठीक बाद एक द्वीप है छोटा सा, नाम क्या है इस द्वीप का? शिकोकू। शिकोकू के बाद एक हो गया होक्काइडो, दूसरा हो गया होन्शु, ठीक है, और तीसरा हो गया शिकोकू, और चौथा है क्यूशू। चौथा है क्यूशू, ठीक है। क्यूशू। तो शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु सब समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा छोटे छोटे कई द्वीप हैं, कई द्वीप छोटे छोटे हैं। जैसे एक का नाम है टोक्यो जो है, वो बिल्कुल उसके ठीक नीचे, होन्शु के ठीक नीचे एक छोटा सा, होन्शु में ही कहिए, होन्शु में ही यहाँ पे छोटा सा एक शहर है जिसका नाम है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, टोक्यो। छोटे छोटे द्वीपों की संख्या अनगिनत है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पे हिरोशिमा, यानी कि जो शिकोकू द्वीप है, शिकोकू के ठीक ऊपर यहां, इधर यहीं पर हिरोशिमा है। इस तरफ हिरोशिमा था, और इसके दूसरे तरफ नागासाकी, ठीक है। नागासाकी इधर है, इधर आके यहां है नागासाकी।
नागासाकी नाम का शहर बिल्कुल क्यूशु द्वीप के पास है। और शिकोकू द्वीप के पास कौन था? हिरोशिमा। हिरोशिमा। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कोष्टक सी वही है ऊपर। एशिया जब आप बनाते थे ना, याद करिए, जब एशिया आप बनाते थे तो आप एशिया बनाते समय ऐसे चाइना बनाते थे, फिर ये ऐसे कोरिया बनाते थे, और फिर ये ऐसे करके एक सागर बनाते थे, और ये कमचटका पेनिनसुला और बेरिंग स्ट्रेट बनाते थे। तो ये जो सागर था, ये सागर था अकोष्टक, और इसी अकोष्टक के नीचे से यहां जापान शुरू होता है। और इसी हाइकाडो के पास एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सखालिन। ये सखालिन जो है, इस पर रूस का कब्जा है, और जापान का कहना है कि ये मेरा द्वीप है, हम द्वीपों का देश हैं, तो ये सारे द्वीप मेरे हैं, ऐसा जापान का कहना है। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे, जितनी भी बात मैं जापान के बारे में बताना चाहता था वो शायद आपके समझ में आया होगा। जापान के 4 द्वीपों का क्रम यदि पूछे कोई, जापान के 4 बड़े द्वीपों का क्रम पूछ दे आपको कि उत्तर है, ये दक्षिण है, बताओ बेटा 4 द्वीप का क्रम क्या है, तो सबसे उत्तर में आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हैकाडो, हैकेडो बोलेंगे। दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे? होन्सू बोलेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या बोलेंगे? सिकोकू बोलेंगे। और चौथे नंबर पे क्या बोलेंगे? क्यूसू बोलेंगे। यही क्वेश्चन आता, देखिए उत्तर से दक्षिण जाए तो हैकाडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू, याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा कौन से द्वीप पे है यदि आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं जो सबसे बड़ा द्वीप है, उस सबसे बड़ा द्वीप का नाम है होन्सू। और हाँ, होन्सू द्वीप में ही है, ये जो रीजन है ना, ये होन्सू द्वीप में है, माफ करना, ये थोड़ा सा दिखने में हमको प्रॉब्लम रहा, ये होन्सू द्वीप में है। सिकोकू छोटा आकार में है, होन्सू सबसे बड़े आकार में है। ठीक है, होन्सू में ही है, ज्यादातर बड़े बड़े जो नगर हैं जापान के सब होन्सू में ही है। हाँ, क्यूसू में नागासाकी है, ये 100% करेक्ट है, क्यूसू में नागासाकी है। मीनामाटा भी यही है, क्यूसू में मीनामाटा, क्यूसू में नागासाकी, ये सब क्यूसू में ही है। ठीक है, नागासाकी में फैटमैन बम गिराया था, प्लूटोनियम बम था, और हिरोशिमा में यूरेनियम बम गिरा था, हिरोशिमा में यूरेनियम बम गिरा था। ठीक है, और नागासाकी में प्लूटोनियम बम गिराया गया था। इसका नाम लिटिल बॉय था, इसका नाम फैटमैन था। तो याद रखना, ये सब कभी कभी कंपटीशन में पूछता है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय यूरेनियम बम हिरोशिमा में गिरा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो बम गिरा वो प्लूटोनियम बम था, और उसका नाम था फैटमैन। दोनों न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों ने विनाश कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि 4 द्वीप मिला के, ये जो होन्सू, हैकाडो, होन्सू और सिकोगू, ठीक है, सिकोकू और क्यूसू, इन चारों मिला के जापान का 98% एरिया बनता है। 98% एरिया ऑफ जापान, 98% क्षेत्रफल जो जापान का है, ये चारों मिल के बन जाते हैं। और रेस्ट 2% में बाकी के 3900 में 4 घटा दीजिए, वो सब द्वीप आते हैं। तो छोटे मोटे तो अनगिनत द्वीप हैं। होन्सू में सबसे ज्यादा सारे नगर, जैसे याकोहामा, टोक्यो, और ये याकोहामा है, टोक्यो है, क्योटो है, हिरोशिमा है, ओसाका है। तो ओसाका, क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी यही है होन्सू में। तो होन्सू में ही याकोहामा, ओसाका, क्योटो, ये सारे नगर हैं होन्सू में। टोक्यो भी है, नागोया नाम सुना होगा आपने, नागोया, ये भी यही है, नागोया, जिसको जापान का डेट्राइट कहते हैं, डेट्राइट, रेशम उद्योग के लिए फेमस है। डेट्राइट जापान का रेशम उद्योग के लिए बहुत फेमस है, और इसको जापान का डेट्राइट कहते हैं। और डेट्राइट जो है किसको कहते हैं? नागोया को कहते हैं, याद रखिएगा। नागोया प्रोटोकॉल भी हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है। तो याकोहामा, नागोया, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा, टोक्यो, ये सब के सब जो है, ये सारे के सारे जो हैं, ये इसी में है, किसमें? होन्सू। होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आया। आज का टारगेट था मेरा
कि जापान को थोड़ा ध्यान से पढ़ाएं, क्योंकि जापान से पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ा मैदान क्वांटो होन्शु द्वीप पे है, सबसे बड़ा मैदान है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जागृत ज्वालामुखी, जिसको आप फ्यूजियामा के नाम से जानते हैं, फ्यूजियामा जापान का जागृत ज्वालामुखी कहलाता है, फ्यूजियामा नाम है। तो फ्यूजियामा जो है वो उसका लोकेशन कहाँ है, वो भी होन्शु में ही है। फ्यूजियामा होन्शु में ही है, यहाँ पे जागृत ज्वालामुखी है और होन्शु में ही है, नाम है फ्यूजियामा। फटते रहता है और जिसके कारण जापान तबाह होते रहता है। होन्शु द्वीप में ही फ्यूजियामा जागृत ज्वालामुखी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोक्यो याकोहामा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो भी होन्शु द्वीप पे है। जापान से एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है, एक ट्राइब है जापान की सबसे प्राचीनतम जनजाति का नाम क्या है? एनु, याद रखिएगा, एनु एक जनजाति है, एक ट्राइब है, जापान की ट्राइब है, एनु नाम है, सबसे प्राचीनतम जनजाति है जापान की। ठीक है, तो यदि आपसे कभी पूछे कि एनु कहां की जनजाति है, जैसे रेड इंडियन यूएसए की जनजाति है, रेड इंडियन, वैसे ही एनु जापान की जनजाति है। एनु जो है जापान की जनजाति है। ठीक है, तो वन बाय वन करके ये जितने फैक्ट आज हमने जापान पे डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर याद रहेंगे। कहानी की तरह कोशिश किया मैंने आपको बतलाने की, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे, दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे आपसे। ये तो मेरा जानबूझ के एक टॉपिक क्रिएट किया था मैंने कि जापान बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले थे एशिया के नदियों का, कि एशिया में कौन कौन सी नदियां हैं, कहां कहां। एशिया की जो मेन नदी है जो भारत में है, गंगा व्यवस्था की नदी, ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदी, सिंधु व्यवस्था की नदी, इन नदियों को यदि छोड़ दें तो फिर चाइना के 3 नदी सिस्टम याद रखने की जरूरत है। चाइना में एक यांगटी सिक्यांग रिवर सिस्टम है। ठीक है, देखिए पूरे एशिया में जितने भी नदी व्यवस्थाएं हैं उसका एक लिस्ट बना देता हूं मैं आपको, ताकि उन सारे लिस्टों को देख सकें। भारत के बाहर एक वांगहो रिवर सिस्टम है, वांगहो, जिसको पीली नदी कहते हैं, जिसको चीन का शोक कहते हैं, पीली नदी। ठीक है, वांगहो नदी सिस्टम, नदी व्यवस्था, रिवर सिस्टम, वांगहो रिवर सिस्टम चीन का है, आपको पता होगा। और दूसरा जिसको यांगटी सिक्यांग कहते हैं, यांगटी सिक्यांग नदी तंत्र, जो चीन के चावल के उत्पादन में बहुत बड़ा रोल पैदा करता है, ये भी चीन का है। इसके अलावा एक है मेकांग, जो कई देशों से होके गुजरती है। ठीक है, जो इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया वाला रीजन में जो गुजरती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम है, मेकांग नदी तंत्र। ठीक है, मेकांग नदी तंत्र के बाद एक और नदी तंत्र है जो म्यांमार से होके गुजरती है, उसको कहते हैं इरावदी नदी तंत्र, इरावदी नदी तंत्र। ठीक है, और मेकांग नदी तंत्र हो गया, इरावदी नदी तंत्र हो गया ये, और एक फिर उधर दजला फुरात में जो नदी है, यानी मेसोपोटामिया में जो नदी है, जिसमें 2 नदी तंत्र है, जिसको दजला और फुरात, यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर सिस्टम कहते हैं, ये नदी तंत्र है। और नदी तंत्र में देखें तो एक नदी तंत्र है आमू दरिया, सिर दरिया, आमू दरिया और सिर दरिया, दोनों ऐसी नदी तंत्र है जो मध्य एशिया की जान है, आमू दरिया और सिर दरिया। आमू दरिया और सिर दरिया जो है वो मध्य एशिया के नदी की जान प्राण है। ये जब तक जाती रही तब तक वो जो अरल सी था जिंदा रहा, इसके रास्ते बदल दिए, अरल सी मर गया। तो आमू दरिया, सिर दरिया, दजला फुरात, इरावदी, मेकांग, यांगटी सिक्यांग, वांगो, और 2-3 नदियां हैं जो रसिया वाले रीजन में बहती हैं, छोटी छोटी नदियां। कुछ तो उधर साइबेरिया की तरफ, उत्तर की तरफ गिरती हैं कुछ नदी। ये इतने नदी तंत्रों के बाद फिर अपना जो हमारा नदी तंत्र है, एक सिंधु नदी तंत्र जो भारत से संबंधित है,
एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो भारत से संबंधित है। देखिए, नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और उसका माउथ होता है कहीं पर और उसका कहीं पर ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन एंड माउथ ऑफ द मेन रिवर एंड लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज एंड राइट विंग ट्रिब्यूटरीज का नाम नोट कर लेते हैं और उस पार्टिकुलर मेन रिवर की लंबाई देख लेते हैं, तो फिर हो जाता है वो रिवर सिस्टम कंप्लीट। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दो इतने जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल के नदी तंत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में एक जो गंगा व्यवस्था की नदी आती है, ठीक है, गंगा व्यवस्था के बाद गोदावरी व्यवस्था की नदी आती है, गोदावरी व्यवस्था के बाद कृष्णा व्यवस्था की नदी आती है, कृष्णा व्यवस्था के बाद कावेरी व्यवस्था की नदी आती है। और इन नदियों के अलावा जो एक महानदी तंत्र है, महानदी तंत्र एक अलग से नदी तंत्र है, महानदी तंत्र एक अलग एक्स्ट्रा नदी तंत्र है, और नर्मदा ताप्ती नदी तंत्र जो स्वतंत्र नदी तंत्र है, और पश्चिमी घाट से जो नदियां बहती है जैसे पेरियार है, मांडवी है, जुआरी है, ये सारी नदियां आता है नदी तंत्र में। तो एशिया के नदी तंत्रों में हम इतनी सारी नदी तंत्रों को देखते हैं। कोशिश कैसे करना है, कैसे इसको पढ़ना है, एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे या फिर एशिया का मैप बनाएंगे और एशिया के मैप में इन नदियों का सिर्फ एक लोकेशन बना के देख लेंगे कि कौन सा नदी कहाँ बहती है। ऐसे तो क्लियरली याद है, वांगो पीली नदी चीन की है, यांगटी सिक्यांग नदी तंत्र जो है चीन का चावल का कटोरा है, मेकांग कई नदियों के बीच बॉर्डर बना, सॉरी कई देशों के बीच बॉर्डर बना के बहती है, इरावदी म्यांमार से होकर गुजरने वाली नदी है, दजला फुरात इराक की नदी है, यूफ्रेट और टिग्रिस, जिसमें बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे है, आमू दरिया सिर दरिया वो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान और वो उस एरिया में बहने वाली नदी है जो पहले गिरती थी अरल सी में। अब इसको वहां जो किजिल कुम है ना, और अरल किजिल कुम, वही किजिल कुम और कराकुम उस डेजर्ट के तरफ मोड़ के वहां पे गेहूं उगाया जा रहा है, कपास उगाया जा रहा है, तो इससे वो मर गया वो अरल सी। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में आप झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज को जानते ही हैं, और जब पढ़ेंगे भारत तो पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में वही जो इसको तिब्बत में सांगपो और भारत में फिर ब्रह्मपुत्र, और वहां लोहित हो गई और स्वर्णश्री धनश्री, जो जो नदियां इसमें अंत में आके मिलती है उसका पूरा तंत्र है। गंगा तंत्र तो विस्तार से पढ़ना ही है, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी ये चार नदी तंत्र भारत की जान है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी तो एग्जाम के लिए भारत में पढ़ेंगे ही। नदी तंत्रों को अलग से हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे भारत की नदियां। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि, अच्छा हाँ, साल्विन है, म्यांमार की साल्विन भी नदी है। हमने प्रमुख नदी तंत्रों की बात की, जो मेन बड़ी नदियां हैं, जो बहुत अंतरराष्ट्रीय महत्व की नदियां हैं, सिर्फ हमने उस पर फोकस किया। अन्यथा छोटी नदियां बहुत सारी हैं, साल्विन भी बहुत फेमस नदी है। तो जो भी नदी किसी कारण से फेमस है उसको हम एक बार देखेंगे। और अब हम एशिया को अभी यहाँ स्टॉप करते हैं, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे हम नदी तंत्र को लेके आएंगे एक बार फिर से आपके सामने, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा कि हमने बोला है, फिर से बताएंगे। इस पे हम आपको एक काम देना चाहते हैं, यदि आपके पास एटलस है, आपके पास यदि एटलस है, और या एटलस ना हो तो गूगल यदि आपके मोबाइल में चलता है, हम मान के चल रहे हैं कि आपके मोबाइल में जरूर गूगल चलता होगा, ठीक है, तो आप उस पे एक बार जरूर देखेंगे कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बना रहा है, तो ऐसे करके, ऐसा करके, ऐसे एक रेखा खींच के ऐसे कर देगा। ये लाइन मोहाना दिखाता है किसी नदी का, और ये जो है ओरिजिन दिखाता है, तो यहां लिख देगा ओरिजिन। और ओरिजिन कहाँ से, तो चेमा योंगडोंग नाम का ग्लेशियर है, चेमा योंगडोंग नाम का ग्लेशियर है, योंगडोंग हिमनद ग्लेशियर से निकलती है महानदी, ये मानसरोवर के पास से। जहां इंडिया में एंटर करती है वहां पे एक चोटी बना देना है, नामचा बरुआ नाम की एक चोटी है, पर्वत की शिखर है, नामचा बरुआ नाम है। और यही नामचा बरुआ के पास ये क्या होती है, मूर्ति है। तो हम खुद बना देंगे नामचा बरुआ, यहाँ पे एक त्रिभुज ट्रायंगल, और वहां से क्लिप की तरह मोड़ देंगे। जब कोई नदी क्लिप की तरह मुड़ती है तो उसके लिए एक अलग टेक्निकल टर्म कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। कैसा मोड़ लेती है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लिप शेप मोड़ लेती है नदी। और उसके बाद जब नदी यहाँ मुड़ती है तो इधर से एक नदी आती है स्वर्णश्री धनश्री, जो छोटी छोटी नदियां हैं
उन नदियों को बनाते जाएंगे, उसका नाम लिखते हैं। एक नदी यहाँ से सिक्किम की तरफ से होकर आती है, इसका नाम है तीस्ता। तो जो भी नदी जिस तरफ से आके इसमें मिलती है, एक लाइन छोटा सा खींचेंगे और उस पार्टिकुलर नाम नदी का नाम लिख देंगे कि लोहित किधर से आके मिलती है, धर्मश्री किधर से, सुवनश्री किधर से, ठीक है। तो ऐसे नदियों का, और लास्ट में फिर इधर से गंगा आती है, तो जहां पे गंगा मिल गई उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। क्यों? यहाँ एक मेघना नाम की नदी भी आके मिलती है। नदियों का नाम जो है कैसे पड़ता है, जिस नदी का तल जो चैनल ज्यादा गहरा होता है उस नदी से उसके आगे की नदी का नाम पड़ जाता है। ये हम ड्रेनेज पैटर्न जब पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, हाइड्रोलॉजी जो स्पेशली जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी में रिवर का एक चैनल का पूरा सिस्टम समझाएंगे आपको। तो वहां बताएंगे कि नदी का नाम पड़ता कैसे है, कैसे कोई नदी कुछ दूर तक अलकनंदा रहती है और उसके बाद गंगा हो जाती है, कैसे नाम बदलता है नदी का, तो उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो आप ऐसा यदि बना पाए रफ कॉपी में इन इतने नदी तंत्रों का जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नाम, तो आपका खुद एक कंक्रीट पिलर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस नदी की ओरिजिन कहाँ है, उस नदी की माउथ कहाँ है, उस नदी की कुल लंबाई 10 पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। नदी का ओरिजिन, नदी का माउथ, नदी की टोटल लेंथ, नदी के लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज, नदी की राइट विंग ट्रिब्यूटरीज, और कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन हो तो बस। तो चलिए आज की क्लास इतनी रहेगी। मेरी दूसरी क्लास हिस्ट्री ऑप्शनल की है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है चाइना वॉल के बारे में ब्रीफली बताइए। ठीक है, बताएंगे आपको चाइना वॉल के बारे में ब्रीफली, ठीक है। पीआईबी और अभी कुमार आनंद, बताइए पीआईबी क्या कहना चाहते हैं आप? पीआईबी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नाम ही आपने पीआईबी रखा है। माइक ऑन कीजिए। हेलो, चलिए उनको माइक चलाना शायद नहीं आ रहा है या फिर किसी कारण से माइक ऑन नहीं है। आप पूछिए अभी आनंद। हेलो। जी, हाँ सर, 90 ईस्ट रीज क्या होता है? 90 डिग्री ईस्ट जो है ना, अटलांटिक महासागर का नाम सुने हैं आप? जी हिंद महासागर का नाम सुने हैं आप? जी आप प्रशांत महासागर का भी नाम सुने होंगे। जी। इन तीनों महासागरों में बीच में कटक बन गया है जिसको मिड ओशियनिक रिज कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक। कटक को ही इंग्लिश में रिज कहते हैं, रिज रिज। तो इंडियन ओशियन में जहां पे अंडमान निकोबार के पास वाला जगह है, वहां पे एक नॉर्थ साउथ करके, उत्तर दक्षिण करके एक रिज बना हुआ है, उसका नाम है 90 डिग्री रिज, वही 90 डिग्री रिज। तो वो हिंद सर महासागर में स्थित एक पार्टिकुलर ऐसा दरार है जिससे मैग्मा निकल करके एक कटक बना दी है जिसको 90 डिग्री ईस्ट रिज कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जब अटलांटिक ओशियन में जाएंगे उसके बॉटम में देखेंगे तो वहां पे मिड ओशियनिक रीज है अटलांटिक में। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास है योगेंद्र त्यागी जी। अभी कुछ देर पहले हम बीपीएससी के बारे में बात कर रहे थे, चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो है आपका, उस पे जाइए, हमने उस पे बात की है, अभी और बात करेंगे। कल दिन में कुछ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आपको स्ट्रेटजी के साथ। सर एक ये और क्वेश्चन था। दूसरा, और कौन क्वेश्चन पूछिए जल्दी। सर सागर सागर का जो लवणता होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? सागर की जो लवणता होती है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए सागर की लवणता का कोई मूल स्रोत नहीं है, मूल स्रोत नहीं है, कई स्रोत हैं सागर की लवणता का। लवणता आई कहां से, ये पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लवणता चैप्टर ही पूरा पढ़ाएंगे। एक स्रोत नदियां अपने साथ जो मिट्टी डिपॉजिट लाती है, डिपॉजिट में उसमें भी बहुत सारा सॉल्ट होता है। सॉल्ट, टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट जो है 17 टाइप का सॉल्ट होता है, 17 से 18 तरह के नमक होते हैं जो सागर के जल में घुले होते हैं। तो उनमें से कई ऐसे नमक होते हैं जो नदियां लाती है, कुछ ऐसे नमक होते हैं जो ओशियंस में जो डिपॉजिट्स हैं उनके कारण क्रिएट हुए हैं। और ओशियन में डिपॉजिट भी कई प्रकार के होते हैं, निक्षेप, जैसे जीव जो है, समुद्री जीव के मरने से जो उनका जो डिकम्पोज होता है शरीर, उससे कुछ नमक आता है, उससे भी कुछ जो डिपॉजिट्स हैं उनसे क्रिएट होता है। तो सॉल्ट जो आया है हिस्टोरिकली देखें तो पृथ्वी गर्म थी और पृथ्वी में मेटल है, और ये गर्म पृथ्वी जब ठंडी हुई और पानी से रिएक्ट किया, ठीक है, और कुछ क्षारीय तत्व से रिएक्ट किया, तो जब कुछ अम्लीय तत्व और क्षारीय तत्व यानी जो एसिडिक
थिंग है, एसिडिक सब्सटेंसेस है। अब बेसिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करता है तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उसका उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट है वो सॉल्ट है। सॉल्ट एंड वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट कहिए, मेन प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो प्रकृति में पृथ्वी जब गर्म थी तो कई पदार्थों का निर्माण हुआ जो कुछ स्वभाव से अम्लीय थे और कुछ स्वभाव से क्षारीय थे। इन पदार्थों के बीच जब रिएक्शन हुआ तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई और उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण हुआ। फिर वर्षा का चक्र जो चला, जल चक्र, ये लवण वर्षा के जल में घुलकर समुद्र में संग्रहित होते रहे और यह समुद्र में खारेपन का एक प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। और लगातार अनगिनत नदियां धरती के विभिन्न भागों के पदार्थों को वॉश आउट करते हुए, धोते हुए आती है, वहां पे उससे भी, उस भूमि से भी उसको लवणता की प्राप्ति होती है। नदियों का जल भले ही आपको मीठा लगता है बट नदियां अल्टीमेटली जो सागर को पहुंचाती है तो ये भी कुछ कुछ नमक लेके आती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? इंद्रजीत, इंद्रजीत प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर मेरा क्लास छूट गया है, पूरा क्लास नहीं कर पाए हैं, बीच में दिक्कत हुआ, कुछ ड्यूटी था। देखिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग यदि आप इस क्लास को प्रायोरिटी देंगे तो आपका नहीं छूटेगा, यदि इस क्लास को सेकंड प्रायोरिटी देंगे तो क्लास छूटना लाजिमी है। यदि आपका छूटता है क्लास तो आपको पेशेंस से बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के आने का। हमारा टेक्निकल टीम कमजोर है, वीक है, इसलिए हम सबसे विनती करते हैं कि कोशिश करें आप लाइव जुड़ने का। नहीं जुड़ पाते हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिए, जब आ जाएगा मेरे पास साधन तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा कि सारे लाइव क्लास जो पीछे मैंने लिए वो अवेलेबल है। मैं इतना ही कर सकता हूं विशेष अभी तत्काल। अभी एक लोग को लगाया है इस सबको डाउनलोड करके अपलोड करने पे, बट किसी कारण से वो पूरी तरह से अभी कर नहीं पाया पूरा। थोड़ा थोड़ा करके भी यदि एक एक दो दो आ जाए तो फिर हम कर लेंगे। अभी मेरे पास समय के अभाव के कारण तो जो लोग भी थैंक यू। जिनको वीडियो के इंतजार में है तो उनको थोड़ा पेशेंट रख, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंट नहीं पेशेंस। तो हम करते हैं आपके लिए प्रयास। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, हाँ यदि क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज अभी अब अगले क्लास की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास है अभी। जी गुड्डू जी, आप पिछले दिन भी रह गए थे, पूछ लीजिए आप। गुड इवनिंग सर। अच्छा, आप ठीक है, आपने बताया था कि आप बच्चे के नाम से आते हैं लाइव। जी पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह आप जापान को पढ़ाएं डीप में थोड़ा, वैसा ही मतलब कि वर्ल्ड मैप में हल्का हल्का मुख्य मुख्य पॉइंट को हर देश को पढ़ा देते सर। बहुत समय लग जाएगा उसमें, मेन 4-5 देश पढ़ा दूंगा मैं आपको, जो 5-6 देशों की बात की वैसे पढ़ा दूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके बात पर अमल करने का। बहुत समय लग जाएगा, उतना समय पॉसिबल है नहीं। जो सर जो ऐसा कीजिए, सर जी, ऐसा कीजिए कि मतलब कि दिन में एक दिन लगातार 1-2 घंटा क्लास टाइम निकाल के ले मेरे लीजिए। पास समय नहीं है, हम बता दें मैं बहुत व्यस्त इंसान हूँ। मैं अपने को व्यस्त रखता हूँ तो दिन में समय नहीं है मेरे पास। मैं 5:30 बजे से फ्री हो पाता हूँ। कोशिश मेरी रहेगी, आपकी बात मैं समझ गया, आपकी रुचि के अनुसार मैं कोशिश करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, ठीक है कल सर, मिलते हैं आप। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।